नमस्कार विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड, कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य अर्थशास्त्र कला वालों के लिए भी और वाणिज्य कॉमर्स वालों के लिए भी और आर्ट्स वालों के लिए भी है ना। कक्षा 12वीं 2021-2022 आपका जो पेपर होने वाला है, पूरा पेपर आपका प्रश्न बैंक से निकलेगा। ये वही वाला प्रश्न बैंक है जो कि एमपी बोर्ड ने विमर्श पोर्टल पर अपलोड किया है, ठीक है। तो उसकी गाइड बन करके आ गई, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जीवीआई प्रकाशन वाले ने यहाँ पर गाइड निकाल करके लेके आ दिया है, तो उसको यहाँ पर हम पूरा समझने वाले हैं। ठीक, गाइड में आपको आंसर तो मिल जा रहा है, लेकिन इसके क्वेश्चन जो है आपको समझने में दिक्कत जा रही है, तो मैंने सोचा कि आपको समझा देता हूँ। तो आप देख सकते हो चैप्टर 1 यहाँ पर हमारा है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। इसके यहाँ पर हमने 2 नंबर वाले पूरे प्रश्न यहाँ पर हमने कर लिए थे। अब ये वाला प्रश्न यहाँ पर हम समझने वाले हैं। अगर आप लोग ने अगर इसके पहले वाले प्रश्न नहीं समझे होंगे तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाकर के वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो आज यहाँ पर हम इसका चैप्टर 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय का यहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर समझने वाले हैं जो पेपर में आ सकता है। तो आप देख सकते हो हमारा आज का यहाँ पर प्रश्न क्या, हमारा आज का प्रश्न है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्या है अपना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं? ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर जिस देश में पूरे संसाधनों पर किसका स्वामित्व होता है, जिस देश में पूरे संसाधनों पर निजी स्वामित्व होता है। मतलब सरकारी वहां पर कुछ नहीं मिलने वाला, ना सरकारी स्कूल मिलेंगे, ना सरकारी रेलवे मिलेगा, ना सरकारी कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ क्या होता है? निजी होता है ना। उसको अपन बोलेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, है ना। इसकी विशेषताएं देखिए, तो पूंजीवाद की विशेषता कौन कौन सी होती है यहाँ पर हम देखेंगे। ये होती है पूंजीवाद की विशेषता है, ठीक है। पूंजीवाद की पहली विशेषता यहाँ पर क्या होती है, देखो। तो पूंजीवाद की पहली विशेषता यहाँ पर होती है, देखो पूंजीवाद की पहली विशेषता यहाँ पर क्या होती है। पूंजीवाद की पहली विशेषता होती है उत्पादन के साधनों पर। उत्पादन के साधन मतलब जितनी भी फैक्ट्रियाँ होती है, जो कुछ भी उत्पादन होता है, उत्पादन के सारे स्वामित्व साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है ना, ठीक है। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, ठीक है। जैसे कि जियो सिम है, रामदेव बाबा, है ना। जैसे कि दवाई बना रहा पतंजलि पर निजी आदमी का स्वामित्व है। पतंजलि देसी कंपनी नहीं है, पतंजलि निजी व्यक्ति की कंपनी है, रामदेव बाबा की, है ना। जियो हो गया मुकेश अंबानी की कंपनी है, ठीक है। तो इसी प्रकार पूंजीवाद में पूरी कंपनी किसकी होती है? निजी होती है, सरकारी कुछ भी नहीं होता है ना। तो उत्पादन के सभी साधनों पर किसका स्वामित्व होता है? निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। दूसरा, प्रत्येक साहसी किसको बोलेंगे? बिजनेसमैन को। प्रत्येक, जैसे रामदेव बाबा हो गए साहसी, मुकेश अंबानी हो गए साहसी, है ना। प्रत्येक साहसी या प्रत्येक उद्यमी अपने लाभों को अधिकतम करना चाहता है। वो चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक लाभ कमाए, हमारा माल अधिक से अधिक बिके, हमारी जियो की सिम अधिक से अधिक लोग खरीदे, ठीक है। ऐसा वो लोग चाहते हैं। अगला, लाभ को अधिकतम करने के लिए उत्पादकों में स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है। हर एक उद्यमी, हर एक व्यक्ति अधिक से अधिक लाभ कमाए। लाभ को अधिकतम करने के लिए जो उत्पादक होते हैं, जो वस्तु का उत्पादन करते हैं, उनमें स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है। जैसे कि एयरटेल वाले में और जियो वाले में प्रतियोगिता होती है, पार्ले जी बिस्कुट वाले में और टाइगर बिस्कुट वाले में प्रतियोगिता होती है। हर कोई क्या चाहता है कि हम अधिक से अधिक लाभ कमाएं। तो लाभ को अधिकतम करने के लिए जो उत्पादक होते हैं, जो वस्तु को उत्पादन कर रहे हैं, उनमें स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है। अगला, साहसियों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। साहसी जो लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, उनको आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त रहती है। मतलब उनके पास पैसों की कमी नहीं होती है। वो अपने पैसों के इतने जरिए बना लेते हैं, 10-15 फैक्ट्री उनकी चलती रहती है और हर फैक्ट्री से उनको अरबों खरबों रुपए आते रहते हैं। कमलनाथ, अपने छिंदवाड़ा जिले में कमलनाथ उद्यमी है, उसकी इतनी सारी फैक्ट्री चलती है, उसके पास पैसों कमी नहीं है। वो काम नहीं भी करेगा तो उसके पास हर सेकेंड का पैसे आते रहेगा। ये उद्यमी होते, बिजनेसमैन होते, मुझे भी जी बनना है ना कि नहीं, है ना कि नहीं। साहसी उद्यमी होते हैं, उनको आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त रहती है। दूसरा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सम्राट की तरह होता है। जो उपभोक्ता होता है, मतलब वस्तु को खरीदने वाला, वो सम्राट की तरह होता है, क्योंकि उसके मांग के अनुरूप वस्तु का उत्पादन करते हैं, है ना कि नहीं। अगर देश में जिस चीज़ की मांग होगी, अगर देश का व्यक्ति अगर वैक्सीन की मांग करेगा तो उद्योगपति लोग वैक्सीन बनाएंगे। अगर देश का आदमी आटा की मांग करेगा तो देश के लोग आटा बना के बेचेंगे। मतलब उपभोक्ता जिस चीज़ को खरीदना चाहेगा उपभोक्ता अगर नोकिया का मोबाइल खरीदना चाहेगा तो नोकिया का मोबाइल बन के बिकेगा। उपभोक्ता जो चाहेगा उसको वो मिलता है ना।
अगला, वस्तुओं की कीमत का निर्धारण स्वतंत्र रूप से मांग और पूर्ति के द्वारा किया जाता है। वस्तु की कीमत किस रूप से की जाती है? मांग के द्वारा। अगर किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, अगर बहुत अधिक मात्रा में क्या है डिमांड है, उसको खरीदने वाले लोग बहुत अधिक मात्रा में, और उस वस्तु की डिमांड कैसी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी जो है ना, तो उसकी कीमत क्या कर देंगे? बढ़ा देती है। और मान चलो कोई मोबाइल अच्छा बिकने लगा तो कंपनी उसकी कीमत हाई कर देगी, है ना। और कोई चीज़ अगर सस्ती हो गई, जैसे कि मान चलो कि वैक्सीन है ना, वैक्सीन कैसी हो गई थी, जैसे कि अभी जब कोरोना वायरस लगा था तो जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, कौन सा इंजेक्शन है? रेमडेसिविर इंजेक्शन, तो उसकी मांग बढ़ गई थी इंजेक्शन की, तो कई लोग ने एक लाख रुपए में उसको खरीदे। क्यों खरीदे? अगर मांग ज़्यादा है तो वस्तु महंगी कर दी जाती है, और मांग कम है तो वस्तु कैसी की जाती है? कर दी जाती है, हाँ ना, सस्ती कर दी जाती है। ठीक है, ये हो गया आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कल मैंने क्या पढ़ा था? समाजवादी लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? पूरी संपत्ति किसके हाथ में होती है? देश के हाथ में। वहाँ निजी कुछ नहीं होता है। अमेरिका में पूंजीवाद है, अमेरिका में पूरी संपत्ति निजी व्यक्तियों के हाथ में है ना, ये नहीं, वहाँ पर पूरी निजी लोग फैक्ट्री डालते हैं। और रूस में क्या है? समाजवाद है। रूस में निजी व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या देखो, अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। कौन सी अर्थव्यवस्था की? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर पूंजीवाद भी और समाजवाद भी है। यहाँ पर सरकारी सिम BSNL भी मिल जाएगी, और प्राइवेट सिम जियो भी मिल जाएगी। भारत देश में सरकारी बैंक भी मिल जाएंगे और प्राइवेट बैंक में मिल जाएंगे। कौन से देश में? भारत देश में। तो जहाँ पर सरकारी पूंजीवाद भी होता है और समाजवाद भी होता है, उसको अपन कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं? उसको अपन मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं उसको अपन? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता देखो, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद एवं समाजवाद की अच्छाइयों का मिश्रित रूप है। पूंजीवाद की जितनी भी अच्छी चीज़ है और समाजवाद की जितनी भी अच्छी चीज़ है, दोनों को अपन ने मिक्सचर कर दिए तो क्या बन जाएगा? आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था बन जाती है ना। इस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र, निजी क्षेत्र भी और सार्वजनिक क्षेत्र भी, दोनों क्षेत्रों का क्या होता है? सह अस्तित्व होता है। मतलब निजी कंपनियां भी होती है और सरकारी कंपनियां भी होती है, दोनों कंपनियों का होता है सह अस्तित्व होता है। अगला, इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य देश का तेजी से विकास करना होता है। देश का तेजी से विकास होना चाहिए। जैसे देखो वैक्सीन, अगर मान चलो अगर वैक्सीन जो वितरण किया गया वो किस आधार पर किया गया? समाजवाद के आधार पर किया गया। सरकार ने सबको फ्री में बांटी। अगर मान चलो देश अपना भारत देश से पूंजीवाद होता तो वैक्सीन अगर कंपनियां बनाती तो इतने महंगे रेट पे बेचती, गरीब आदमी खरीद नहीं पाता, है ना कि नहीं। तो इसलिए पूंजीवाद भी जरूरी है और समाजवाद भी जरूरी है, दोनों कैसे जरूरी है, और अपने देश में उसी को अपनाया गया है। अगला, इस आर्थिक प्रणाली में मतलब मिश्रित आर्थिक प्रणाली में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के अतिरिक्त संयुक्त क्षेत्र भी होता है। क्या होता है यहाँ पर? सार्वजनिक क्षेत्र भी होता है और निजी क्षेत्र भी होता है और संयुक्त भी होता है। मतलब कि इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों मिलकर काम करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या आपका देखो, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के 3 कारण लिखिए। किसके? आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के 3 कारण कौन कौन से होते हैं? आर्थिक समस्या, अगर किसी मनुष्य के पास आर्थिक समस्या हो जाए, है ना, ठीक है, तो क्या कारण है? मतलब आर्थिक मतलब पैसों की कमी होने के क्या कारण है ना। किसी आदमी के पास है, किसी परिवार में पैसों की कमी, तो उसका कारण क्या है? पहला, मनुष्य की आवश्यकता अनंत और असीमित होती है। अपनी इच्छा अनंत और असीमित होती है। अपन बोलते गाड़ी भी खरीद ले, घर भी खरीद ले, एरोप्लेन भी खरीद ले, है ना, ये सब खरीद ले, है ना। एवं एक आवश्यकता के संतुष्ट होने पर नई नई आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। एक आवश्यकता संतुष्ट हुई, गाड़ी आई, फिर कार आई, फिर एरोप्लेन, ऐसा हो जाता है ना। तो ठीक है, मनुष्य की आवश्यकताओं की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है, अतः उसमें प्राथमिकता का चयन करने की समस्या को जन्म देता है। एवं आर्थिक समस्या क्या होती है? उत्पन्न होती है कि किसको खरीदूं किसको ना खरीदूं। तुम मन से भी लिख सकते हो। मनुष्य जो होता है, कई बार मनुष्य अपनी आय से ज़्यादा खर्च करता है। आय हो रही 10,000 की और खर्च कितने कर रहा है? 20,000 कर रहा है, तो भी गरीब बन जाता है इंसान। व्यक्ति अपने कमाई के जरिए नहीं बढ़ाता और खर्च अपने बढ़ाता है, इस कारण व्यक्ति क्या जाता है? आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी होती है? अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी होती है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी होती है, समझाइए। तो देखिए,
अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की संख्या के संबंध में अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं बहुत सारी होती है, ठीक है, और उसमें क्या है, मतभेद है। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने निम्न समस्याओं को अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्या कहा है। अब अर्थव्यवस्था की समस्या कौन कौन सी होती है? पहला, अर्थव्यवस्था की पहली समस्या है कि किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। कोई देश है तो वो वैक्सीन बनाया जाए तो किसका उत्पादन करे देश, है ना। देश रेलवे बनाए या देश फैक्ट्री देश जो है मतलब कि बंदूक का उत्पादन करे या मिसाइल का उत्पादन करे, किसका उत्पादन करे, मतलब देश जो है वो किस वस्तु का कितनी मात्रा में उत्पादन करे, है ना, किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाना चाहिए। दूसरा, वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाए। अब वस्तु का जो उत्पादन अपन कर रहा है तो उस वस्तु का उत्पादन किस प्रकार किया जाए। अगला, वस्तु का उत्पादन किनके लिए किया जाए। वस्तु बनाई तो जा रही है लेकिन किसके लिए बनाया जाए, अमीर लोग को दिया जाए, गरीब लोग को दिया जाए। अगला, वस्तु का उत्पादन मतलब वितरण किस प्रकार किया जाए, ठीक है, ये होता है ना। अब अगला लास्ट प्रश्न इस अध्याय का, इस अध्याय का कौन सा प्रश्न, लास्ट प्रश्न, इस अध्याय का लास्ट और अंतिम प्रश्न। देखो लास्ट और अंतिम प्रश्न यहाँ पर क्या है। अंतिम प्रश्न आपका यहाँ पर यह है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। प्रश्न क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर। देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि का मतलब होता है किसी व्यक्तिगत इंसान पर फोकस करते, व्यक्तिगत कंपनी पर फोकस करते हैं ना, और समष्टि मतलब संपूर्ण अर्थशास्त्र में फोकस किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि में क्या होता है, व्यष्टि इसमें हम व्यक्तिगत इकाइयाँ, जैसे एक व्यक्ति या फिर एक परिवार या फिर एक फर्म या एक उद्योग का अध्ययन करते हैं कि एक कंपनी घाटे में क्यों जा रही है तो क्यों जा रही है, एक कंपनी फायदे में जा रही है तो क्यों जा रही है, अपन व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन करते हैं ना। और समष्टि में किसका अध्ययन करते हैं, समष्टि में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था, पूरे देश की अर्थव्यवस्था या पूरे समूह का हम समग्र अध्ययन करते हैं। इसके बाद व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या करते हैं, ये सीमांत विश्लेषण या मूल्य सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है सीमांत विश्लेषण या मूल्य सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। कौन, व्यष्टि अर्थशास्त्र। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र सीमांत विश्लेषण या मूल्य सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। और समष्टि क्या करता है, समष्टि यह आय और रोजगार के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। समष्टि अर्थशास्त्र में आय यानी आय, इनकम कितनी हो रही है, और रोजगार मतलब रोजगार कितना मिल रहा है लोगों को, उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, समष्टि अर्थशास्त्र करता है। अगला, व्यक्ति अर्थशास्त्र में क्या होता है, ये व्यक्तिगत उपभोक्ता। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सिर्फ एक व्यक्ति पर फोकस किया जाता है ना, या व्यक्तिगत उद्योग या फिर एक फैक्ट्री का ओपन वो करेंगे ना, का अनुकूलतम स्थिति प्राप्त करने में सहायक होता है ना। और समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था को अपन केंद्र में रखते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को अनुकूलतम स्थिति प्राप्त करने में सहायक होता है। अगला, व्यष्टि अर्थशास्त्र यह व्यक्तिगत इकाइयों में उच्च वाचन की व्याख्या करता है, और समष्टि अर्थशास्त्र क्या करता है, यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उच्च वाचन की व्याख्या करता है। अगला, व्यष्टि अर्थशास्त्र अपेक्षाकृत जटिल होता है। कैसा होता है, जटिल। और समष्टि अर्थशास्त्र कैसा होता है, अपेक्षाकृत सरल होता है। समष्टि अर्थशास्त्र कैसा होता है, अपेक्षाकृत सरल होता है। बन जाएगा।